हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2019 के ईवीएस के 15 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। बाकी के जो 15 क्वेश्चंस है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? नंबर 1 डीजल, नंबर 2 मोम, नंबर 3 ग्रीस, नंबर 4 कोयला। तो पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस, ये सब पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? ऑप्शन 1 है कर्नाटक, केरल, गुजरात। ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। ऑप्शन 3 केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 4 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, नंबर 2 पश्चिम बंगाल के पूर्व में, नंबर 3 ओडिशा के उत्तर में, या फिर नंबर 4 छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ओडिशा के उत्तर में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं और जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? देखिए, दिशा से संबंधित एक क्वेश्चन सीटेट के ईवीएस पेपर में आता ही आता है, इसीलिए आपको दिशा की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये होगा पूर्व, ये होगा पश्चिम, ये होगा उत्तर और ये होगा दक्षिण। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन जैसा बता रहा है बस वैसा करते जाइए। चलिए देखते हैं। आप एक्स पर स्थित हैं, तो मान लीजिए एक्स यहाँ पर है तो हम एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। उत्तर था, यहाँ पर मैप छोटा सा बना लीजिए। उत्तर ये ऊपर है, दक्षिण इसके अपोजिट में, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर स्थित है ए पॉइंट, ये 30 मीटर दूरी पर। ठीक है, फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में। ए का पश्चिम क्या हुआ? पश्चिम ये यहाँ पर है ना, तो ए का पश्चिम ये हुआ। ठीक है, 40 मीटर दूरी पर स्थित है और इसको नाम दिया है बी पॉइंट। ठीक है, फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में। सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में। बी पॉइंट ये है, उत्तर दिशा ऊपर है, तो हम ऊपर जाएंगे कितनी मीटर दूरी पर? 30 मीटर दूरी पर। तो ये जो होगी वो 30 मीटर होगी और ये पॉइंट होगा सी। ठीक है, फिर और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में। सी के ठीक पश्चिम में सी पॉइंट ये है और पश्चिम दिशा हमारी इस साइड है, यानी सी के पश्चिम में जाते हैं 40 मीटर दूरी पर। तो ये दूरी हुई 40, जो क्या है? वाई पॉइंट है, यानी आपका विद्यालय। तो अब हमें बताना है विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। विद्यालय के सापेक्ष विद्यालय आपका पश्चिम दिशा में है और आपके घर की सही दिशा पूछी जा रही है, तो आपकी घर की दिशा दक्षिण पूर्व होगी, ना कि ठीक दक्षिण। ठीक दक्षिण दिशा पर नहीं, दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा 4, दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पर मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? औसत चाल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें दूरी दे रखी है, समय निकालना है और हमें चाल प्राप्त हो जाएगी। देखिए, यह रेलगाड़ी 9:45, ये समय सुबह का है, क्योंकि अगर ये समय शाम का होता तो यहाँ पर लिखा होता 21:45, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 9:45 दिया है, इसका मतलब ये समय सुबह का है। अगर यहाँ पर मान लीजिए सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक का समय पूछा जाए तो कितने घंटे होंगे बीच में? 12 घंटे। सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक के अगर हम घंटे जोड़ें तो 12 घंटे होंगे, ठीक है। इसी तरह सुबह के 9:45 से शाम के 9:45 तक का अगर हम समय जोड़ेंगे, बीच के घंटे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 घंटे, ठीक है। तो सुबह के 9:45 से शाम के 9:45 तक का समय 12 घंटे हो गया, ठीक है। अब शाम के 9:45 से हमें सुबह 7:15 तक का समय जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? शाम के 9:45 से सुबह के 9:45 तक का हमने समय जोड़ लिया, वो भी 12 घंटे होगा, ठीक है। लेकिन हमें जोड़ना कहाँ तक है? सिर्फ 7:15 तक का, और हमने जोड़ कब तक का लिया? 9:45, अगले दिन के 9:45 तक का। कितना हमने समय ज़्यादा जोड़ लिया? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे हमने ज़्यादा जोड़ लिए हैं, तो 12 घंटे में से हम 2.5 घंटे घटा देंगे तो टाइम हमारा 7:15 तक का निकल आएगा। फिर से समझ लीजिए, सुबह के 9:45 से शाम के 9:45 तक का समय पूरा 12 घंटे, ठीक है। फिर शाम के 9:45 से अगले दिन के 9:45 तक का समय भी तो 12 घंटे होगा, लेकिन हमें जोड़ना कहाँ तक है? 7:15 तक का। हमने जोड़ कहाँ तक कर लिया है? 9:45, यानी कि 2.5 घंटे हमने ज़्यादा जोड़ लिए हैं। तो 12 में से हम 2.5 घंटे घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर मिनट है और यहाँ पर घंटे में लिखा है, और यहाँ पर हम 0 मानेंगे, ठीक है। अब 0 से 30 तो घटेगा नहीं, तो 1 घंटा हम इधर से उधार ले लेंगे, ठीक है। अब 1 घंटा होता है, लेकिन यहाँ पर मिनट में दे रखा है, इसलिए 1 घंटे को हम यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो हम यहाँ पर 60 लिखेंगे, क्योंकि हमें मिनट घटाना है, तो मिनट से मिनट घटाएंगे ना। तो 60 में से 30 गया, कितना बचा? 30। और यहाँ से 1 घंटा इधर हम कैरी ले गए थे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 11। 11 में से 2 गया तो कितना बचा? 9, यानी कि 9 घंटे 30 मिनट। शाम के 9:45 से सुबह के 7:15 तक का जो समय निकला है वो है 9 घंटे 30 मिनट। और इस 9:45 तक के शाम के 9:45 तक का समय था 12 घंटे। तो 12 घंटे और प्लस 9 घंटे अगर हम जोड़ दें, 9 घंटे 30 मिनट, तो कितना बनेगा? 9 घंटे 30 मिनट। तो ये कितना बन जाता है? 21 घंटे 30 मिनट। अब देखिए 21 घंटे 30 मिनट। अब ये घंटे में है, ये मिनट में है, हम इसे मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में देना है, ठीक है। तो 21 + 30, इस मिनट को हमें घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करना होगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, यानी कि 21 सही 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 दूना 42, 42 और 1 43, 43/2 घंटे, ठीक है। तो समय हमारा निकल आया है 43/2 घंटे, ठीक है। अब हमें चाल का फॉर्मूला लगाना है दूरी बटे समय। दूरी दे रखी है 1140 किलोमीटर, 1140 किलोमीटर बटे समय, समय निकला है 43/2 घंटे। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो गुणे में हम लिख लेते हैं 2, ठीक है। अब इसको साफ साफ लिख लेते हैं, 1140 × 2/43। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 53.02, जो कि हो जाता है लगभग में 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी कि आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट या इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। ये टिन क्या है? नंबर 1, वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर × 100 मीटर है। नंबर 2, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। नंबर 3, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है। या फिर नंबर 4, वह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। तो हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में
जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। तो टिन क्या है? तो वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? नंबर 1 काबुल, नंबर 2 आबू धाबी, नंबर 3 बर्लिन या फिर नंबर 4 थिम्फू। तो किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है वो कौन सा शहर है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आबू धाबी। अगला क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। नंबर 1, जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। नंबर 2, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक गई है। नंबर 3, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। नंबर 4, भूमिगत पानी को सींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो हमें इसमें से बताना है सही कारण कौन कौन से हैं। तो जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है, सही है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक दी गई है, तो ये भी सही है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं, तो ये गलत है। कुओं का अब भी कई जगह इस्तेमाल होता है, हर घर में टोटियां अभी भी नहीं लगी हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, तो ये भी सही है। वाटर लेवल कम हो गया है। तो पॉइंट नंबर 1, 2 और 4 हमारे सही हैं। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? नंबर 1, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। नंबर 2, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। नंबर 3, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। नंबर 4, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। नंबर 3, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नंबर 4, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तो अगर आपने देखा होगा पर्यावरण की कोई भी पुस्तक कक्षा 1 और 2 में नहीं चलती है। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें कक्षा 3 से चलना स्टार्ट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाता है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। नंबर 2, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि के लिए। नंबर 3, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। या फिर नंबर 4, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? नंबर 1, भोजन। नंबर 2, आवास। नंबर 3, हम चीजें कैसे बनाते हैं। और नंबर 4, काम और खेल। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो वर्तमान ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है उसमें कितनी मुख्य थीम है? 6। और कितनी उप थीम है? तो उप थीम होती हैं 4। ठीक है, जो 6 मुख्य थीम है उसमें पहला होता है परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र की 4 उप थीम होती हैं, जिसमें पहली उप थीम होती है आपसी संबंध, दूसरी होती है काम और खेल, तीसरी होती है जानवर और चौथी होती है पौधे। तो ये जो काम और खेल है ये उप थीम है, ना कि मुख्य थीम। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है।
मुख्य थीमों में से काम और खेल नहीं है क्योंकि ये उप थीम है, ठीक है। और 6 मुख्य थीम कौन कौन सी होती हैं? पहला तो हो गया परिवार एवं मित्र, जिसकी 4 उप थीम होती हैं। दूसरा हो गया भोजन, तीसरा हो गया पानी, चौथा हो गया आवास, पांचवा हो गया यात्रा और छठा हो गया हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो देख लीजिए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा सच नहीं है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये गलत है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बाल केंद्रित अध्ययन है और परिवेश को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा सच नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? नंबर 1, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। नंबर 2, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। नंबर 4, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान के संबंधित करना। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है? तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये गलत है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना बिल्कुल सही है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान के संबंधित करना भी सही है। तो पॉइंट नंबर 1, 3 और 4 सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1, 3 और 4, ठीक है। तो ये थे 15 क्वेश्चन ईवीएस के। होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।